हेलो क्लास 10। तो ये हमारा सेकंड वीडियो है कार्बन पर, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो कि क्लास 10 का चैप्टर है। और आप लास्ट तक वीडियो देखिए, क्योंकि हम इस चीज़ के बारे में नहीं बोलेंगे कि क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है, क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है, ये क्वेश्चन है, हॉट क्वेश्चन है। सिलेबस को कवर करो, सिलेबस से ही क्वेश्चन आना है। तो अगर सिलेबस को कवर करना है तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अच्छे से सिलेबस कवर होगा और सिलेबस समझ में आएगा, और कहीं से भी क्वेश्चन आए आप बनाएंगे, क्योंकि सिलेबस से ही क्वेश्चन आता है। हम तो इतना ही जानते हैं। तो अगर अभी यही जानते हैं या समझते हैं तो लास्ट तक वीडियो को देखिए। पहले वीडियो में हम लोग कार्बन के बेसिक के बारे में समझे थे कि कार्बन क्या है। तो हम लोग पढ़े थे कि कार्बन एक एलिमेंट है, कार्बन साथ ही साथ नॉन मेटल है, और इसके आउटर मोस्ट शेल में आप 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन देखते हैं, जिसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। मींस टेट्रा वैलेंसी है। साथ ही साथ हम लोग क्या देखे थे कि कार्बन का प्रेजेंस कैसे है। तो हम लोग देखे थे कि 0.02% कार्बन जो है मिनरल के फॉर्म में मौजूद होता है हमारे अर्थ क्रस्ट में। यहाँ से MCQ भी बन सकता है। और 0.03% कार्बन जो है एटमॉस्फेयर में गैसियस फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मौजूद है। साथ ही साथ हम लोग आयोनिक और कोवैलेंट बॉन्ड के बीच में सम बेसिक डिफरेंसेस को समझे थे। अब यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे कि बॉन्डिंग इन कार्बन द कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब हम ये समझेंगे कि कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाता है, कार्बन आयोनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता है। तो अगर क्वेश्चन रीजन बेस दे दिया कि बताइए कि वाई कार्बन डू नॉट फॉर्म आयोनिक बॉन्ड्स, तो आपको यही 2 पॉइंट लिखना होगा जो अभी हम बताने वाले हैं। इससे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि 3 बिंदु देखेंगे कि आयोनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड में डिफरेंस क्या है। तो कह रहा है कि पिछले क्लास में आप पढ़े हुए हैं, NCERT बाबू लाइन बाई लाइन पढ़ना होगा। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि आयोनिक कंपाउंड का क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो पहला कह रहा है कि आयोनिक कंपाउंड्स में हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलता है। तो 2 पॉइंट आपको ये मिल गया कि आयोनिक कंपाउंड्स में हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। तीसरा चीज़ क्या है कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, कब, सॉल्यूशन में और मोल्टेन स्टेट में। तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, इसलिए तो बैटरी में हम लोग बार बार डिस्टिल वाटर कुछ कुछ समय पर डालते रहते हैं। तो ये 3 बिंदु याद रखिएगा आप कि आयोनिक कंपाउंड में हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, साथ ही साथ ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी सॉल्यूशन के फॉर्म में या मोल्टेन स्टेट में। तो ये आयोनिक बॉन्ड के बारे में कुछ प्रॉपर्टी बताया। वहीं अब इसी चीज़ को कार्बन के केस में बता रहा है कि मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं ना, वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्योंकि हम लोग लास्ट क्लास में देखे हैं कि कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो ये कोवैलेंट का केस है। मोस्ट लगाया 100% आप नहीं कर सकते हैं, कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस तो होते ही हैं या डिफरेंस है। तो हम लोग को जो सिलेबस पढ़ना है उसमें क्या हम लोग को ध्यान में रखना है कि मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। ठीक है। अब क्यों, उसके कारण क्या होगा वो हम आगे देखेंगे। और क्या कह रहा है कि जब बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में आप बात करते हैं तो क्या होता है कि जो कार्बन कंपाउंड्स हैं या ज़्यादातर जो कोवैलेंट कंपाउंड हैं हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एज कम्पेयर टू आयोनिक कंपाउंड। मीन्स आयोनिक कंपाउंड के तुलना में जो कार्बन कंपाउंड्स हैं उनमें क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो हम लोग इस बिंदु से क्या इराइज कर सकते हैं, क्या कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में, इनके कणों के बीच में ज़्यादा मजबूत नहीं है, तभी तो आसानी से पिघल जा रहा है। तो इसलिए हम लोग ये कंक्लूज कर सकते हैं कि अगर कोवैलेंट बॉन्ड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो है तो इससे क्या हम नतीजा निकाल सकते हैं, वाई। तो क्योंकि इनके बीच में मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। दूसरा चीज़ क्या कह रहा है कि सिंस दीज कंपाउंड्स आर लार्जली नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये पहले ही हम देख लिए हैं कि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। तो इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फ्री आयंस नहीं है, इसलिए ये क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हम लोग जान गए हैं कि नेचर के बारे में, कोवैलेंट और आयोनिक बॉन्ड के नेचर के बारे में। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चार्ट में दिया है कि कुछ कंपाउंड्स बता देंगे, उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में तुलना कर रहा है। तो इसको आप पढ़ लेंगे, खुद से देख लेंगे। ठीक है। आगे हम लोग क्या देखते हैं कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वेरियस एलिमेंट्स एंड हाउ इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन का चर्चा कर रहा है बाबू यहाँ पे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, तो 9th क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब एग्जाम्पल से समझ लो, अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो समझ लो KLMN हम लिखते हैं। अगर हम कार्बन का बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर तुमको याद होना चाहिए, 6 होता है। अब 6 होता है तो हम लोग जानते हैं ना कि E = P = Z, फार्मूला हम लोग 9th में पढ़े थे। E = P = Z। E क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, P क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और Z क्या है, एटॉमिक नंबर। मतलब किसी का भी जो एटॉमिक नंबर होता है उतना ही संख्या उसके इलेक्ट्रॉन का होता है और उतना ही प्रोटॉन का होता है। मतलब अगर मान लीजिए कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो कार्बन में हमसे कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन कितना है तो आप बोलिएगा कि 6 है। कार्बन में कोई पूछेगा कि प्रोटॉन कितना है तो आप क्या बोलिएगा कि 6 है। मतलब जो एटॉमिक नंबर है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। दूसरा उदाहरण भी ये ले लो, मान लो ऑक्सीजन हम ले लेते हैं। ऑक्सीजन का क्या जानते हो, एटॉमिक नंबर। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इससे आप क्या क्या पता कर सकते हैं कि ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कितना है, 8 है, प्रोटॉन कितना है, 8 है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। अब हम लोग यहाँ वापस आते हैं कि
वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। तो अगर मान लीजिए कार्बन को हम लोग लेते हैं, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर रहे हैं, तो 2 4 होगा, और 4 जो होगा ये इसका आउटर मोस्ट सेल हो गया। आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 है, तो यही 4 जो है हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। अब सपोज दूसरा उदाहरण हम लोग ऑक्सीजन का लिए थे, अगर ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8, मतलब ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कितना है? तो 8। अब जो 8 इलेक्ट्रॉन है उसी को इसमें सजाओगे, इसलिए ना इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं। तो 8 को इसमें सजाओगे तो के सेल का मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है, एल में जो बचा 8 में से 6 वो इसमें आ जाएगा। तो अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 हैं। अब ये सबसे लास्ट सेल है कि नहीं है? अब इसके बाद एम में कुछ है? नहीं है, एल में ही ख़त्म हो गया ऑक्सीजन, तो यही 6 क्या हुआ? इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। एक और उदाहरण ले लो, अब सोडियम का ले लो। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 11 ही होगा, कि E = P = Z होता है। तो अब जो इलेक्ट्रॉन है वही सजाओगे। तो पहला के में कितना रखोगे? 2, एल में कितना रखोगे? 8, और एम में कितना रखोगे? 1। तो ये 1 आ गया। तो इसमें आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? 1। अब वैलेंसी इसी से निकलता है। वैलेंसी क्या है? कि जितना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपको चाहिए ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, या स्टेबिलिटी अटेंड करने के लिए, उसी को, या नोबेल गैस कन्फिग्रेशन को अटेंड करने के लिए, तीनों चीज़ एक ही हैं, ऑक्टेट, नोबेल गैस कन्फिग्रेशन और स्टेबिलिटी। मैंने तीनों में हम लोग या तो 8 पूरा करने का कोशिश करेंगे, या जो लास्ट सेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड हो जाए हाइड्रोजन वगैरह के केस में। अगर ये वाले पोर्शन को तुम अच्छे से नहीं समझ रहे हो तो तुम कमेंट में जरूर लिख दो, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब आगे हम लोग देखते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि कंबाइनिंग कैपेसिटी जो होता है बहुत सारे एलिमेंट का, एंड हाउ इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये कंबाइनिंग कैपेसिटी माने बॉन्ड बनाने का जो क्षमता है, या बॉन्ड बनाने का जो प्रवृत्ति है, नेचर है, वो डिपेंड करता है किस पे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। किस पर डिपेंड करता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। बॉन्ड बनाने का जो क्षमता है, नेचर है, वो डिपेंड करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। अब यहाँ पर कह रहा है, वी नो दैट द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज एक्सप्लेन्ड एज देयर टेंडेंसी टू अटेन ए कम्प्लीटली फिल्ड आउटर सेल। माने आउटर सेल कितना इंपॉर्टेंट है जान रहे हैं? रिएक्टिविटी भी जो एलिमेंट का है ना, वो भी डिसाइड करता है ये, ठीक है। अब ये जो नोबेल गैस कन्फिग्रेशन लिखा है, इसी को हम लोग ऑक्टेट कहते हैं, इसी को स्टेबिलिटी कहते हैं, है ना। मतलब वही है कि 8 आप कैसे पूरा लेते हैं लास्ट में, ठीक है। अब यहीं पर हम लोग को क्या ध्यान रखना है? 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे हम लोग आज, कि एलिमेंट्स फॉर्मिंग आयोनिक कंपाउंड्स अचीव दिस बाय आइदर गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब आप देख रहे हैं कि हर लोग तो स्टेबिलिटी अटेंड करना चाहता है सोसाइटी में, तो ये भी चाहेगा एटम वगैरह भी हम कि स्टेबल हो जाएं। अब स्टेबल हो जाने के लिए 2 ही रास्ता है इसके पास, या तो आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करे, नहीं तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करे। कर रहा है जो एलिमेंट आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, आयोनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, वो इसको कैसे अटेंड करते हैं, कैसे फॉर्म कर लेते हैं? तो या तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, गेन करता है, यही 2 तरीका है। कहाँ से लूज गेन करेगा? तो आउटर मोस्ट सेल से करेगा। किसको लूज गेन करेगा? तो केवल इलेक्ट्रॉन को करेगा, प्रोटॉन को नहीं करेगा, ये ध्यान रखना है। वही कह रहा है कि इन द केस ऑफ कार्बन, लेकिन कार्बन के केस में क्या आप देखते हैं कि स्पेशल केस है। कार्बन का केस क्या है? स्पेशल केस है। ये इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 4 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, तो लास्ट में 4 है। 4 जो है ना 8 के बीच में आ जा रहा है, तो इसको निकालने में भी बड़ा कष्ट है इसको। माने ऐसा हड्डी है गला का कि न निगलते बनता है, न उगलते बनता है, ठीक है। इसलिए कार्बन जो है ना आयोनिक को छोड़ देता है ना। लेकिन अब इसको आंसर में अगर कोई पूछे, या आपको लॉजिकली पता होना चाहिए, इसी चीज़ को हम लोग समझेंगे कि कार्बन आयोनिक बॉन्ड क्यों नहीं फॉर्म कर पा रहा है, क्यों ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। तो कार्बन आयोनिक बॉन्ड क्यों नहीं फॉर्म करता है, इसी के हम 2 रीजन को समझेंगे, जो एनसीईआरटी चैप्टर में दिया है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि पहला कि कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड क्यों नहीं फॉर्म कर पाता है। तो आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करने के लिए आप समझें कि 2 कंडीशन है, या तो गेन कर लो भाई, क्या चीज़ को गेन करो? इलेक्ट्रॉन को गेन करो, या लूज कर दो। किसको लूज करो? इलेक्ट्रॉन को लूज करो। अब कार्बन के केस को समझिए कि कार्बन का एटॉमिक नंबर आप जानते हैं क्या है? 6 है। अब इसको सजाइएगा तो 2 और 4 हो रहा है, मतलब लास्ट में क्या है? 4 है। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 4 है। यही 4 को ना या तो लूज करेगा या गेन करेगा, 2 से तो कोई मतलब है नहीं। अब कार्बन के केस को समझिए कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। आप फार्मूला जानते हैं, E = P = Z होता है। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है? कार्बन में 6 है। प्रोटॉन कितना है? 6 है। अब पहला केस कह रहा है, ये 1 वाले को देखिए कि इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है किसी से, तो 4 इलेक्ट्रॉन लेता है तो इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना हो जाएगा? 4 जुड़ जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन और ले रहा है तो -10 चार्ज इस पर बढ़ गया, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। और प्रोटॉन कितना रह गया? प्रोटॉन तो 6 रह जा रहा है। मैंने आप देख रहे हैं दोनों में इम्बैलेंस है कि नहीं। ये पॉजिटिव चार्ज आपका क्या हो रहा है? 6 रह जा रहा है, 4 कम है, और माइनस चार्ज बढ़ जा रहा है। तो यही कह रहा है कि अगर ये कार्बन किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो क्या हो जाएगा? इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन टू होल्ड ऑन 10 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अब इम्बैलेंस हो गया दोनों चार्ज में, प्लस माइनस में, तो ये कोलैप्स नहीं करेगा, कर जाएगा। तो पहला केस यही है कि अगर अब ये लेता है इलेक्ट्रॉन किसी से पैंचा, है ना, उधार ले रहा है, तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अब दूसरे केस को हम लोग समझते हैं
दूसरा केस क्या हो जाएगा, दूसरा केस हो जाएगा कि अगर ये अपना 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, KLMN। अब देखिए 2 और 4, लास्ट सेल में कितना है 4 है। अभी 4 को लूज कर दे तो K में मैक्सिमम कैपेसिटी कितना होता है 2 होता है। अब इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे 9th क्लास में, 2n² होता है, जहाँ पर n नंबर ऑफ 1 सेल है। तो नहीं याद है तो कमेंट करो हम बताएंगे, ठीक है। तो हम जान रहे हैं कि यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और इसका ऑक्टेट स्टेबिलिटी अटेंड कर लेगा। कब कर लेगा, जब ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तब क्या केस हो जाएगा समझिए। पहले इलेक्ट्रॉन इसमें कितना था 6 था, क्या कि इसका एटॉमिक नंबर 6 है। प्रोटॉन कितना था 6 है, क्या है, क्या कि इसका एटॉमिक नंबर 6 है। तो जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 6 है, अभी हम क्या कह रहे हैं, हम क्या करने जा रहे हैं, हम 4 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल के दूसरे को फेंक दे रहे हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो यहाँ पर माइनस चार्ज कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 ही इलेक्ट्रॉन ना बचेगा, 4 तुम दे दिए किसी को। अब प्रोटॉन कितना रह जाएगा 6 रह जाएगा। फिर इम्बैलेंस क्रिएट हो गया कि नहीं हो गया प्लस माइनस के चार्ज में। तो कह रहा है इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये सेकंड पॉइंट को देखो, बट इट वुड रिक्वायर ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स लिविंग बिहाइंड ए कार्बन विथ 6 प्रोटॉन। बहुत ज़्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट हो जाएगा इसको निकालने के लिए। इसलिए आप देख रहे हैं कि दोनों रास्ता से कार्बन जो है आयोनिक बॉन्ड नहीं बना पा रहा है, न गेन करके न लूज करके, इसलिए ये आयोनिक बॉन्ड को बनाना ही छोड़ देता है। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि वाई कार्बन डो नॉट फॉर्म आयोनिक बॉन्ड, यू हैव टू राइट दिस 2 पॉइंट्स फॉर योर आंसर। तो कार्बन करेगा क्या, अब सोल्यूशन भी तो चाहिए, दुनिया में समस्या तो छोड़ नहीं सकते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो कार्बन ओवरकम करता है इसको बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। और कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयर करने से। किसको शेयर करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को। कौन इलेक्ट्रॉन को, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। किसके साथ, तो या तो दूसरे कार्बन एटम के साथ शेयर करेगा या कुछ दूसरे एलिमेंट्स के साथ करेगा। अब एक बात और ध्यान में रखना है कि कार्बन ही केवल दुनिया में इकलौता नहीं है ना जो ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो मॉलिक्यूल बनाते हैं इलेक्ट्रॉन शेयर करके। इसी को अब हमको समझना है नेक्स्ट क्लास में। अगर यहाँ तक का वीडियो पसंद आ रहा है बाबू, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, साथ ही साथ दोस्त उसको बांटो, है ना। सिलेबस कवर करो, यहाँ से कंसेप्ट सीखना है अपनों को, ठीक है। थैंक यू।